वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा ही प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खेती को मुनाफे का सौदा बनाना बहुत बड़ी बात है। जब देश में चारों ओर रासायनिक खेती की बयार बह रही हो, ऐसे समय में जैविक खेती करना और जैविक खेती को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक ऐसा दुष्कर कार्य है जिसे धारा के प्रतिकूल माना जा सकता है। और यही दुष्कर कार्य संभव करके दिखाया है इंदौर जिले के एक प्रगतिशील किसान ने। तो कृषि जागरण की टीम आज पहुंची है इंदौर जिले में और आपको रूबरू करवाने वाली हूं एक ऐसे प्रगतिशील किसान के साथ जिन्होंने जैविक खेती को दिया है बढ़ावा और खेती को बनाया मुनाफे का सौदा। तो आइए जानते हैं क्या विचार है ऐसे सफल किसान के। जी सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद सिंह ठाकुर है और मेरा गांव उमरिया खुर्द है और भारतीय किसान संघ किसानों का एक अखिल भारतीय संगठन है जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग को मिलाकर एक मालवा प्रांत बनता है। तो वर्तमान में जो मालवा प्रांत है उस मालवा प्रांत में मुझे जैविक प्रमुख का ऐसा दायित्व मिला हुआ है। जी, तो आपको जैविक प्रमुख का दायित्व मिला है जी, पर उसके साथ ही सबसे कठिन चुनौती थी कि जब रासायनिक खेती, हर जगह रासायनिक खेती हो रही है और जहाँ किसानों का कहना है कि जो है पूर्ण जैविक खेती हम कर ही नहीं सकते, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जी जी। तो आप बताएं कि आपने जैविक खेती की राह में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे किया और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए आपने कैसे कार्य किया? किसान को स्वावलंबी बोला जाता है कि किसान स्वावलंबी होता है। यदि किसान अन्न पैदा कर सकता है तो किसान में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत होना चाहिए कि वो अपने फसलों को पैदा करके उन फसलों को अच्छे से साफ़ सफाई करके, ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके, मार्केटिंग करके उनकी बेचने की क्षमता किसान में होना चाहिए। जैसे सरकार की सोच है कि किसान की आमदनी 2 गुना होगी, तो हम किसानों का ही सबसे अहम रोल ये होता है कि हम हमारी आमदनी बढ़ाएं। लेकिन उसमें किसान क्या करते हैं, एक प्रकार की फसलें लगाते हैं और मैंने जिस प्रकार से किया है कि विभिन्न प्रकार की फसलें लगाकर किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है। तो उसी परिकल्पना में इस प्रकार के किसानों को कार्य करना चाहिए। जैसे मैंने किया है कि भाई अपन केवल सीधा गेहूं उपजा के और गेहूं ही नहीं बेचना है, गेहूं से हम विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर भी बेच सकते हैं। ये तो एक बेहतर कार्य, एक बेहतर कोशिश है कि अंतर्वर्ती फसलें बोना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देना। जैविक खेती को जो आपने बढ़ावा दिया है, तो जैविक खेती के लिए कीटनाशक जो लगते हैं वो भी जैविक रूप से तैयार करना जरूरी है। तो आपने जैविक खेती करने के लिए कीटनाशक किस तरह से हमारे किसान भाई तैयार कर सकते हैं, इस बारे में आप कुछ मार्गदर्शन दें। जी, देखिए, प्रकृति के पास सारी ही समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हमने देखा है कि पुराने जो हमारे शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं उनमें भी सभी चीज़ों का उल्लेख है। तो प्रकृति के पास सारे, किसी भी चीज़ यदि बीमारी आती है तो प्रकृति ही उन बीमारियों को कंट्रोल भी करती है। तो यदि हम देखें तो इस प्रकार की जो फसलों में लगने वाली बीमारियां हैं या कीड़े हैं या कीट हैं, उनका हम किस प्रकार से निदान कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छे जो दवाई है जिसको हम घर किसान बना सकता है, सबसे पहला है आप देशी गाय का गोमूत्र। गोमूत्र के अलावा आपके पास छाछ हो सकती है, जिसको हम अगर बतौर टॉनिक के रूप में काम में लेंगे तो ताज़ी छाछ का स्प्रे हम कर सकते हैं। कीटनाशक का अगर काम लेना है तो हम छाछ का जो है 20 दिन या 21 दिन पुरानी छाछ को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति में हमें 5 प्रकार के ऐसे पौधे हैं जहाँ हर किसान के यहाँ, हर फार्म पर जो है, हर गाँव में मिल जाते हैं, जिसमें नीम, करंज, सीताफल, आंकड़ा और बेशरम। इन 5 प्रकार की पत्तियों को लेके और इसी में लहसुन डाल के इसको उबाल के इसका काढ़ा तैयार किया जाता है और उस काढ़े को जो है उबाल के उसको आधा बचा के और फिर इसको फसलों पे, किसी भी कोई भी प्रकार की फसल हो उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं। और मेरा किसानों से एक विनम्र अनुरोध ये है कि हम कभी भी जैविक खेती करें तो उसकी प्लानिंग पहले से करें, क्योंकि प्लानिंग पहले से होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। क्योंकि हम केमिकल वाली खेती तो कर नहीं रहे हैं कि मार्केट जाएंगे, डिब्बा उठा के लाएंगे और दवाई स्प्रे कर देंगे।
तो इसके लिए हम यदि हम फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के 15 दिन पूर्व हमें क्या क्या दवाइयाँ लगने वाली है, 5 प्रकार की पत्तियों का काढ़ा लगने वाला है, गोमूत्र लगने वाला है, छाछ लगने वाली है, तो उसकी सारी पहले से उसका प्रबंधन हम किसानों को करना चाहिए। जी, तो जैविक खेती के लिए आपने बताया कि किस तरीके से किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जी। एक सफल किसान होने के नाते आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है। आप खेती, बागवानी, पशुपालन और उसके साथ ही आप अपने जो आपको फसलें प्राप्त होती हैं उन फसलों से भी आप विपणन का कार्य भी करते हैं। जी, बिल्कुल। अपनी फसल को खुद बेचने का कार्य करते हैं। तो आपकी दिनचर्या क्या है? आप किस तरह से पूरे समय का प्रबंधन करते हैं? समय का प्रबंधन ही, यदि हम इसको भी बोल दें कि समय का प्रबंधन भी एक जैविक प्रकार का ही एक उदाहरण है, क्योंकि समय तो चलता रहता है, समय कभी रुकने वाला नहीं है। समय को किस प्रकार से हमें बचा के या किस कामों में हमें समय को सदुपयोग कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैविक खेती जब मैंने 2000 से प्रारंभ की, उस समय घर परिवार में मेरा पुरजोर विरोध रहा। लेकिन जैसे जैसे 1, 2 या 3 वर्ष का समय बीता, समय बीतने के बाद में फिर चूँकि मैं पढ़ा लिखा था, मैंने शहर के पास में ही गांव लगा हुआ है, तो जैविक खेती को कैसे बढ़ावा मिले और अपनी किसान की खुद की आय कैसे बढ़े, उसके निमित्त मैंने शहर के उपभोक्ताओं को मीटिंग के माध्यम से उनकी मीटिंगें लेके उनकी कॉलोनियों में मीटिंग लेके उनको जागृत किया कि भैया इस प्रकार से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और आपका सहयोग ये रहेगा कि भाई आप जैविक उत्पाद लेंगे तो हम दोनों का आदान प्रदान होगा और हम अच्छा अनाज, आपको सब्जियां, अनाज खिलाएंगे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम, एक जैविक बुफे ऑर्गेनाइज़ किया हमने। उस समय लगभग हमें 200 परिवार मिले। 200 परिवार का जब हमारे फार्म उमरिया खुर्द पर जैविक भोज किया, उनको भोज खिलाया, तो लगभग 100 कस्टमर ऐसे थे जिनका ये मानना था कि आप यदि सब्जियां आपके पास उपलब्ध हो तो आप कल से ही हमारे यहाँ होम डिलीवरी करना प्रारंभ कर दें। तो इस प्रकार से एक दिनचर्या हमारी तैयार हुई और 3 साल के बाद घर के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मुझे मिलने लगा। और जैसे कि हमें जैविक खेती करने से केवल दूसरे पर्यावरण ही नहीं सुधरा, हमारे घर में हमारे पिताजी की जो स्वास्थ्य था और उनको जो अस्थमा हो गया था, वो भी हमने उसको ठीक किया है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खेती तो किसान भाई कर लेते हैं जी, फसलें भी उगा लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों को फसलों का विपणन अच्छे से नहीं पता कि अपनी फसलों को हम किस तरह बेच सकते हैं। तो आप इस बारे में कुछ बताएं कि जिससे आपकी फसलें तैयार होकर आती हैं तो आप घर पर ही जो बेसन बना लेते हैं, मक्का का आटा बनाते हैं, पैक करके आप लोगों को देते हैं, सब्जियां आप लोगों को बेचते हैं, ये सारी प्रक्रिया आप कैसे करते हैं और हमारे दूसरे किसान भाई ये कैसे कर सकते हैं खुद? मैं तो किसानों को हमेशा यही बोलता हूँ, किसान जब एक फसल को पकाने में 4 से 6 महीने लगाता है तो थोड़ी सी मेहनत हमारी और एक्स्ट्रा उसमें लगना चाहिए। वो इस प्रकार से, जैसे कि हम गेहूँ पैदा करते हैं तो अधिकतर किसानों का ये एक नियम बन गया है कि भाई जैसे ही हार्वेस्टर से गेहूँ कटाई हुआ तो वो सीधे ट्रॉली में डाल के सीधे मंडी भेज देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि गेहूँ को घर लाके उसकी सफाई, ग्रेडिंग, यदि हम उसकी सफाई, ग्रेडिंग और छनाई बिनाई करते हैं तो जो 2000 रुपये क्विंटल का गेहूँ है उसी को हम 3000 रुपये क्विंटल में उसको केवल साफ़ सफाई और ग्रेडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा हमारा मुनाफा किसान के खाते में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम गेहूँ से और दलिया बना के कर सकते हैं, उसका आटा बना के कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य जो चना है तो चने की दाल हम बना सकते हैं, बेसन बना सकते हैं। सीधे मक्के को ना बेचते हुए मक्के का आटा हम जो है उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। फिर हल्दी जैसे हम लगाते हैं तो कच्ची हल्दी हम बेचते हैं और कच्ची हल्दी का पाउडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना शुद्ध पाउडर बनता है। तो क्यों ना हम, मेरी तो सोच यही है कि हम अच्छा शुद्ध जैविक अनाज, फल, सब्जियां पैदा करें और हम हमारे देशवासियों को सबसे अच्छा बेस्ट, जिसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, वो हम अपने देशवासियों को खिलाएं। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये किसान भाइयों, फूड प्रोसेसिंग आप खुद कैसे कर सकते हैं और अपनी फसलों से उत्पाद अपने घर पे तैयार करके उसको बेच के आप खुद मुनाफा कमा सकते हैं, ये एक विशेष बात है। आप ये बताएं कि
आपके खेतों में कौन सी फसलें हैं? अभी बागवानी फसलों के रूप में कौन कौन सी फसलें मौजूद हैं? फल कौन से लगाते हैं आप? सब्जियां कौन कौन सी लगाते हैं? मेरा जो ये 17 एकड़ का फार्म है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो खरीफ और रबी सीज़न होता है, लगभग खरीफ और रबी सीज़न की अगर पूरे वर्ष की हम फसलें जोड़ें तो लगभग 40 से 50 प्रकार की फसलें मैं लगाता हूँ पूरे वर्ष में। इसके अलावा आप फार्म पर देखिए कि विभिन्न प्रकार के जैसे फल हैं, आम है, सीताफल है, ड्रम स्टिक है, चीकू है, संतरा है, नींबू है, केला है, आंवला है। इस प्रकार के जो हमारे खेत हैं, खेत की मेड़ों पर मैंने इनको लगाया है। और अधिकतर मैंने देखा है किसान की सोच होती है कि खेत में या मेड़ पर यदि पेड़ होगा तो उसके कारण हमारी फसलें कमज़ोर होगी। नहीं किसान भाइयों, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है हम किसानों के लिए। एक प्रकार का ही बेनिफिट नहीं है ये इससे वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ इसकी जो पत्तियां झड़ती है उससे हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा, जो ज़मीन को जीवित रखता है कार्बन, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। और इसका एक अच्छा उदाहरण मैंने जो देखा है, जैसे जब पाला गिरता है उस समय इन पेड़ों का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। आसपास के मेरे गांव के किसान भाइयों के जैसे रबी सीजन में आलू की फसलें जल जाती है, चने जल जाते हैं, लेकिन इन पेड़ों के कारण पूरा एक सुरक्षा घेरा खेतों के आसपास बना रहता है। उस कारण से मेरे ना तो आलू जलते हैं ना चने जलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैंने करके देखा है कि इस प्रकार से किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा और इस प्रकार से हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। जी, तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप अपने बारे में, अपनी सफलता की कहानी को कुछ शब्दों में किस तरह किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे? आप देश भर के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ समय के लिए जब पिताजी खेती करते थे तब मेरी भी सोच ये थी कि मैं जाके शहर में जाके नौकरी करूं, लेकिन 2 वर्ष तक मैंने जॉब किया, प्राइवेट जॉब किया, लेकिन 2 साल करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ज़मीन है तो हम अपनी ज़मीन पे जो एक हमारे जो परदाता खेती करते थे, जिसे परंपरागत खेती कहा जाता था, जिसे वो आजकल आधुनिक खेती में हम उसको जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। तो मेरी उस समय एक सोच बनी और एक भारतीय किसान संघ जो भारत के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है, उस संगठन में जुड़ने के बाद में उस संगठन में 3 प्रकार के कार्य चलते हैं, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और संगठनात्मक। तो रचनात्मक कार्य जो उसमें होते हैं उसमें वृक्षारोपण, जल संवर्धन, जैविक खेती, गोपालन, इस प्रकार के विषय आते हैं, साफ सफाई स्वच्छता वाले विषय आते हैं। तो उस विषय को मैंने पकड़ा और सन 2000 से मैंने जो है जैविक खेती प्रारंभ की। उस समय जैविक खेती का कोई बोलबाला भी नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक टीस ये थी, क्योंकि हमारे पिताजी को एक बहुत ज़्यादा अस्थमा हो गया था, तो भगवान की कृपा से वो अस्थमा आज आपसे उनको मैंने मिलवाया, वो अस्थमा ठीक है और मेरे से ज़्यादा वो आज की तारीख में काम करते हैं। तो इस प्रकार का एक मेरा संदेश यही है कि पैसा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो आपके पास यदि करोड़ों रुपए भी है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो करोड़ रुपए किसी काम के नहीं है। तो मेरा सभी देशवासियों से, देश के किसानों से यही अनुरोध है, आग्रह है कि हम सभी मिल के हमारे इस भारतवर्ष को इतना मजबूत बनाएं और भारत की जो आने वाली पीढ़ी है वो इतने इस प्रकार के जैविक अनाज, फल, दालें खा के एक समृद्ध शक्तिशाली भारत का हम निर्माण कर सकें। जी, तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बागवानी कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, गौ पालन कैसे करें, मेड़ों पर वृक्ष लगाकर कैसे फ़ायदा हो सकता है, फलदार पौधों से, सब्जियों से कैसे फ़ायदा पा सकते हैं, कैसे किसान भाई विपणन का कार्य खुद कर सकते हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। कृषि जागरण से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।